लघु कृति। सुनिए छोटी और दिलचस्प कहानियाँ। आज की कहानी नज़रबंद। हिमाचल का लाल बाग किला मतलब काले पानी की सज़ा। 17वीं शताब्दी में यहीं राजघराने की स्त्रियां अपनी सज़ा काटने आती थीं। यदि उनसे कोई अक्षम्य भूल हो जाए तो सज़ा के तौर पर उन्हें लाल बाग के किले में नज़रबंद कर दिया जाता। यहाँ का अकेलापन, असहनीय ठंडक और आत्मग्लानि की भावना उन्हें ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहने देती और इसलिए रानियाँ वहाँ साल 2 साल रहकर ही स्वर्ग सिद्धार जाती। वहाँ आज तक 12 रानियाँ अपने जीवन की लीला समाप्त कर चुकी थीं। यह कहानी है रानी शील मुक्ता की। प्यार से महाराज उन्हें मुक्ति कह के बुलाते। रानी की 3 संतानें थीं, 2 पुत्र और 1 पुत्री। रानी महाराज की प्रियतमा थीं और बच्चों की जान अपनी माँ में बसती थी। पर राजमहल में उनसे ईर्ष्या करने वालों की कमी नहीं थी। रानी शील मुक्ता दरअसल राजसी परिवार से ताल्लुक़ नहीं रखती थीं। वो तो राजमहल की एक सेविका थीं, पर सालों पहले उन्होंने अपनी जान पर खेलकर महाराज के प्राणों की रक्षा की थी और महाराज को उनसे प्रेम हो गया था। अब वह महाराज की पटरानी बन गई थीं। उनसे बड़ी 2 महारानियां और भी थीं, जिनसे राजा का विवाह सालों पूर्व हो गया था। वे शील मुक्ता से किसी भी प्रकार छुटकारा पाना चाहती थीं और उनकी यह कामना बहुत शीघ्र पूरी भी हो गई। शील मुक्ता ने एक शाम बड़े चाव से राजा के लिए अपने हाथों से खीर बनाई और स्वयं उसे लेकर उनके कक्ष में गई। खीर ठंडी होने पर महाराज को अति प्रिय थी, पर खीर खाते ही महाराज की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें तेज ज्वर चढ़ गया। महाराज का इलाज 5 दिनों तक चला। रानी शील मुक्ता ने निर्जल व्रत भी रखा और ईश्वर से हर क्षण उनके ठीक होने की प्रार्थना की। पर महाराज के ठीक होते ही उन्हें लाल बाग किला भेजने का निश्चय किया गया। रानी को दोषी ठहराया गया जहर मिली खीर खिलाने के लिए। अपने प्राणों से प्रिय महाराज और कलेजे के टुकड़े राजकुमार राजकुमारियों से उन्हें बड़े बेदर्दी से दूर कर दिया गया। लाल बाग किला जिसका नाम सुनते ही सिहरन हो जाए, प्राण सूख जाएं, महारानी को अनिश्चित काल के लिए सज़ा के तौर पर वहाँ भेज दिया गया। उनके साथ उनकी 2 दासियाँ भी गईं, पर वह हर 6 महीने पर बदल दी जाती थीं। रानी बेगुनाह होकर भी गुनहगार थी और जहाँ वह जा रही थी वहाँ से जीवित अब तक कोई नहीं लौटा था। रानी को बिना अपनी बेगुनाही की सफाई दिए नज़रबंद होना पड़ा। राजमहल की शान शौकत से दूर, अपने प्रियतम से दूर, अपने बच्चों से दूर, पहाड़ की चोटी पर जहाँ दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था, वहाँ ठंड इतनी कि खून जम जाए और शाम होते ही जंगली जानवरों का खतरा बना रहे। लाल बाग किला पहुँचते पहुँचते रानी को शाम हो गई। ऊंची पहाड़ी से ढलती शाम मन को गमगीन कर जाती थी। दूर दूर आकाश पर फैरी लाली में उन्हें महाराज नजर आते। सर्द हवा जब छूकर निकल जाती तो लगता बच्चों ने उनका आंचल पकड़ा हो। रानी बार बार वह दिन याद करती जब उन्होंने आखिरी बार महाराज को अपने हाथ से खीर खिलाई थी। कहाँ और क्या गलती हो गई उनसे जो उन्हें ऐसी सख्त सज़ा मिली। पहरेदार नीचे लाल बाग महल की रक्षा में अडिग खड़े थे और दूर दूर तक ऐसी खामोशी जो कलेजा चीर के रख दे। रानी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह अचेत अवस्था में दासी के कंधे पर झूल गईं। जब उनकी आंख खुली तो कोई आधी रात का वक्त होगा। आकाश में असंख्य तारे टिमटिमा रहे थे। सर्द हवा थी और कमरे के कोने में चिमनी में आग जल रही थी। हवा में फूलों की भीनी सी खुशबू थी और रात उजियारी थी। शायद पूर्णिमा पास ही थी।
रानी पूर्णिमा का व्रत रखती थीं और बीती बातें याद करके आंसू का एक कतरा उनकी आंख से छलक गया। तभी पीछे से किसी ने उन्हें आवाज दी, मुक्ति। रानी चौंक कर पीछे पलटी। ये नाम तो महाराज ने उन्हें दिया था। कौन है? तभी हाथों में डंडा पकड़े झुकी कमर और सफ़ेद चमकते बालों वाली बूढ़ी औरत दिखाई दी, जिसे रात के इस पहर देख के वह चौंक पड़ी, पर डरी नहीं। डरती भी कैसे, कुछ खोने को उनके पास बचा ही नहीं था। तुम रानी मुक्ति हो ना? जी आप। मैं यहाँ की बाई जी हूँ। महल में मेरा आना रात के समय में होता है। मैं यहाँ सालों से आ रही हूँ। तुम्हारी तरह कई रानियों, महारानियों, राजकुमारियों को मैंने सिसक सिसक कर रोते देखा है। जानती हो, उनमें से कई बेगुनाह थीं, पर अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकीं और इस महल की चार दीवारी में दम तोड़ दिया। तुमसे पहले 12 रानियां यहाँ आ चुकी हैं। या लो, या मुंह में रख लो, तुम्हें ठंड कम लगेगी। यह कहकर बूढ़ी स्त्री ने रानी को एक गोली दे दी। रानी ठंड से काँप रही थी, तो उन्होंने झट से उसे मुंह में रख लिया। सर्दी का एहसास धीरे धीरे कम होने लगा और दोनों स्त्रियां वहीं झूले पर बैठ के बातों में लीन हो गईं। पता है रानी मुक्ति, सबसे पहले यहाँ आई थी रानी चंद्रप्रभा। क्या तेज था उनके चेहरे पर। तुमसे उम्र में कुछ बड़ी रही होंगी। जब मैं छोटी सी थी, यहाँ मेरी माँ रात में चौकीदारी किया करती थी। महल में कहीं से कोई जंगली जानवर ना आ जाए, या फिर अकेली स्त्री जानकर सिपाही कोई गुस्ताखी ना कर बैठें। माँ के हाथों में भी एक डंडा रहता था, पर वह तलवारबाजी में भी निपुण थी। उनकी साड़ी की कमर में हमेशा कटार छुपी रहती, पर उन्हें कभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो क्या आपके पास भी कटार है? रानी ने उत्सुकता से पूछा। उस पर बूढ़ी स्त्री ने कमर से चमकती हुई कटार निकाल कर दिखाई। कटार हीरे सी चमक रही थी। मुझे तो बहुत कुछ आता है रानी साहब, आप सीखेंगी मुझसे। रानी बूढ़ी स्त्री को बाईसा कह के बुलाने लगी और रोज रात उनकी मुलाकात होती। बाईसा रानी को कटार चलाने के गुण बताती और रानियों के मज़ेदार किस्से सुनाती, जो वो सालों से सुनती आई थीं। कोई रानी कढ़ाई बहुत सुंदर करती थी, तो कोई बागवानी की शौकीन थी। फिर उन्होंने रानी को एक ऐसा किस्सा सुनाया कि रानी के होश उड़ गए। उन्होंने सोचा नहीं था कि राजमहल में ऐसे षड्यंत्र भी होते होंगे। बात थी रानी दुर्गावती की, जब उन्हें संतान होने वाली थी। राजा की सबसे प्रिय रानी वही थीं और बहुत होशियार भी थीं। एक रात रानी राजा के ख्वाबगाह में थीं और सुबह जब वह अपनी आराम गाह में गईं, तो उनकी दासी मृत पड़ी थी। वह दासी कम और रानी की सखी उनकी बहनों जैसी थी। रानी मूर्छित होकर गिर पड़ी और उसी रात महल के दूसरे हिस्से में एक और दासी अधमरी अवस्था में मिली। महाराज बहुत संजीदा हो गए थे। राजमहल में कोई हत्यारा घूम रहा था और निशाने पे उनका परिवार था। उनकी होने वाली संतान थी। रानी दुर्गावती ने ऐसे नाजुक अवस्था में भी कातिल को ढूंढ निकाला था, और वह कातिल और कोई नहीं बल्कि राजा की पटरानी थी। उसने रानी के आराम गाह में उन्हें मरवाने के लिए अपनी दासी को भेजा था, और जब उनकी दासी वह कार्य पूरा न कर पाई तो उसे मार मार के लहूलुहान कर दिया। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची थी। रानी मुक्ता ने बाईसा से पूछा कि दुर्गावती रानी ने यह सब कैसे जान लिया। इस पर बाईसा बोली, रानी दुर्गावती ने महल के नौकर चाकर सिपाहियों को असरफियां देके अपनी ओर कर लिया था। पटरानी कितनी दोषी थी या तो पता नहीं, पर उन्होंने अपने अंतिम दिन इसी लाल बाग के महल में गुजारे थे। रो रो कर मुझसे अपनी बातें बताया करती थीं। देखो रानी मुक्ति, राजमहल में रहने के लिए तुम्हें 10 आँखें और 10 हाथ चाहिए।
पर दिमाग तुम्हें अपना ही इस्तेमाल करना होगा। मैं जानती हूँ तुम बेगुनाह हो, पर सबूत कहाँ है तुम्हारे पास? याद करो उस शाम क्या हुआ था। अच्छे से याद करो। जब तुम राजा के लिए खीर लेकर आई थी तब कमरे में कौन था? ये बात शायद तुम्हें बेगुनाह साबित कर दे। रानी अब दिन रात इसी उधेड़ बुन में रहती कि उस शाम क्या हुआ था, पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। लगभग 15 दिन बीत गए, पर कोई हल ना निकला। बाईसा रानी को परेशान देकर दुखी होती। फिर उन्होंने रानी को एक ऐसी तरकीब बताई कि रानी की सारी मुश्किलें हल होती नजर आईं। बाईसा की बातें सुनकर रानी स्तब्ध रह गई। क्या सच में बाईसा बता सकती हैं उस शाम क्या हुआ था? किसने जहर मिलाया था? फिर क्या मैं बेगुनाह साबित हो जाऊंगी? क्या मैं अपने महल, महाराज और बच्चों के पास वापस लौट पाऊंगी? बाईसा बोली, जी रानी मुक्ति, सब संभव है। आप सोच रही थी ना कि मैं आपका वो निजी नाम कैसे जानती हूँ जो महाराज ने आपका रखा था? मुक्ति। हाँ बाईसा, मैंने सोचा तो था। रानी मुक्ति, महाराज की खीर में जहर आप ही ने मिलाया था। क्या बोल रही हो? मैं और महाराज की खीर में जहर मिला दूं? इससे अच्छा मैं अपने प्राण त्याग दूं। ऐसा आरोप मुझ पे ना लगाएं। आपने महाराज की खीर में केसर डाला था? हाँ, वो तो मैं हमेशा डालती हूँ। उस केसर में कुछ मिलाया गया था। क्या? केसर में जहर था? वह किसने किया था? मैं इसी कटार से उसका रक्त बहा दूंगी। रानी मुक्ति, मैं बहुत कमज़ोर हो चुकी हूँ। ज़्यादा देर तक अपना शरीर त्याग के समय में पीछे नहीं जा सकती। शरीर त्याग कर? मतलब क्या बाईसा? रानी मुक्ति, यह एक गुप्त कला है जो पीढ़ियों से हम सीखते आ रहे हैं। पर मेरी कोई संतान नहीं, इसलिए यह कला मेरे साथ ही समाप्त हो जाएगी। कैसी गुप्त कला बाईसा? रानी, वो गुप्त कला जो इंसान को बहुत शक्तिशाली बना देती है। वह जो चाहे वह कर सकता है। सामने वाले इंसान का मन पढ़ सकता है, भूत और भविष्य देख सकता है, एक स्थान पर बैठ के दूसरे स्थान का हाल जान सकता है। सच बाईसा? हाँ रानी मुक्ति, इस कला को सीखने में शरीर के सातों चक्रों को जागृत करना होता है। इसके लिए अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड का अनुभव होता है। मस्तिष्क में रक्त का संचार अगर बहुत तीव्र हो जाए तो इंसान अपना मानसिक संतुलन भी खो सकता है। इसमें आपकी मृत्यु भी हो सकती है। पर बाईसा, मुझे लाल बाग के महल में रहकर मृत्यु को ही प्राप्त करना है, तो क्यों ना इस कला को सीखने में अपना जीवन दांव पे लगा दूं। रानी मुक्ति, इससे पहले भी 2 रानियों ने यह कला सीखने की हिम्मत की थी, पर कुछ ही महीनों में वह परास्त हो गई थीं। सोच लीजिए, एक ही प्रयास करने का मौका है आपके पास। केसर में जहर किसने मिलाया था, जिसकी सज़ा आप यहाँ काट रही हैं? क्या आप जानना नहीं चाहेंगी? रानी मुक्ति क्रोध से लाल हो गई। अवश्य बाईसा, जिसने भी मेरे प्रिय महाराज के प्राण लेने चाहे, मैं उस गद्दार को सज़ा दिलवा कर रहूँगी। रानी मुक्ति के लिए परीक्षा की घड़ी थी। सात्विक आहार, विचार और आचरण रानी के जीवन के सूत्र बन गए थे। महाराज के प्रति प्रेम और बच्चों से प्यार ने रानी को आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित रखा। साथ ही बाईसा जैसी गुरु हर कदम पर रानी के साथ खड़ी थी। जब रानी एक चक्र पूर्ण कर दूसरे चक्र में प्रवेश करती तो उनका शरीर कभी शोलों सा जलता तो कभी बर्फ सा ठंडा हो जाता। गुप्त कला सीखना अंगारों पे चलने के समान था, पर जब भी रानी को महाराज के प्राण खतरे में लगते तब ये अंगारे उन्हें फूल लगते। देखते देखते समय बीतने लगा और इस समय काल में सबसे दुष्कर कोई कार्य था तो वह था अपनी भावनाओं को संयमित रखना। 6 महीने बीत चुके थे। रानी का रूप परिवर्तित हो चुका था। अब वह कोमल से दिखने वाली रानी मुक्ति नहीं,
अभी तो वीरांगना की भांति निडर, शक्तिशाली और दिव्य ज्योति से परिपूर्ण रानी शील मुक्ता बन गई थी, जिसे हराना या घात देना आसान नहीं था। अब वह समय आ गया था जब रानी को अपनी परीक्षा देनी थी। उपयुक्त समय और जगह देख के बाईसा रानी के साथ साधना में लीन हुई और दोनों स्त्रियां समय को पीछे छोड़ उस दिन राजमहल में पहुंची जब रानी मुक्ति को जबरन लाल बाग महल भेजा जा रहा था। रानी और बाईसा अपना चेहरा ढके महल के नौकरों चाकरों के साथ घुल मिल गईं। तभी रानी मुक्ति महाराज के कक्ष के पास पहुंची। महाराज के कक्ष के बाहर कठोर पहरा था जिसे भेदना नामुमकिन था, पर वह महाराज को देखे बिना वापस नहीं जाना चाहती। तभी उनके हाथ एक सुनहरा मौका लगा। नीचे रसोई से खाना महाराज के कक्ष में लाया जा रहा था। वह भागकर खुफिया रास्ते से नीचे गईं और बोली, जल्द से महाराज को गुलाब का शरबत बनाया जाए, उनकी तबीयत नासाज है। और खाना लेकर वह स्वयं महाराज के कक्ष में चली गई। पर यहाँ एक अनहोनी हो गई। बाईसा अधिक देर तक अपना शरीर त्याग कर वहाँ रह नहीं सकती थी, इसलिए वो रानी को वहीं छोड़ वापस लौट गई। रानी मुक्ति थोड़ा घबरा रही थी, पर महाराज के कक्ष में उन्होंने जो देखा और सुना उससे उनके होश उड़ गए। राजमहल के अंदर कुछ तो षड्यंत्र चल रहा था। जब रानी मुक्ति लाल बाग के महल जा रही थी, तब उन्हें बताया गया था कि महाराज अपना मुंह तक देखना नहीं चाहते, पर महाराज के कक्ष में तो कुछ और ही देखने को मिला। महाराज होश में नहीं थे और दोनों महारानियां उनके सराहने बैठी थीं। रानी मुक्ति ने खाना लकड़ी के तख्ते पर रख दिया, पर तभी उन्हें किसी की आवाज़ आई। वह ठिठक गईं। रानी शील मुक्ति। रानी डर गईं। उन्हें लगा कि उनका राज खुल गया। वह सहम के पलटी। बांदी, जाकर देखो रानी शील मुक्ति महल के लिए रवाना हुई कि नहीं। जब तक वह चली नहीं जाती, महाराज का होश में आना उचित नहीं है। रानी मुक्ति का खून खौल गया, पर उन्होंने नम्रतापूर्वक सर झुकाया और जाने को पलटी। तभी उनके कान में धीमी धीमी सी कई आवाज़ें आने लगीं। आपने रानी मुक्ति को मृत्यु दंड क्यों नहीं दिया? तो दूसरी रानी बोल रही हैं, आप चिंता ना करें, 6 महीने बाद जब दासियां वापस बदली जाएंगी, उस समय रानी मुक्ति का खेल खत्म कर दिया जाएगा। रानी मुक्ति ने ध्यान से देखा तो दोनों रानियां चुप थीं। फिर ये धीमी धीमी सी आवाज़ें कहाँ से आ रही थीं? बाईसा ने उसे बताया था कि रानी मुक्ति को अपनी शक्तियों का एहसास धीरे धीरे होगा। तो क्या रानी मुक्ति दूसरों की मन की बातें सुन सकती थी? वह वहीं रुककर और बात सुनना चाहती थी, पर उन्हें वहां से जाने को कहा गया। रानी बाहर दीवार की ओट में खड़ी हो गई। पास ही महाराज के चचेरे भाई और महारानी के भाई खड़े थे। रानी मुक्ति राजा के चचेरे भाई राजा वीर सिंह को कोई खास पसंद नहीं करती थी। तभी रानी के कानों में धीमी धीमी सी आवाज़ें आने लगीं। उन्हें बहुत सी आवाज़ें आ रही थीं, पर जब रानी ने अपना ध्यान केंद्रित किया तो उन्हें राजा वीर सिंह की मन की बात सुनाई दी। रानी मुक्ति दीवार की आड़ में खड़ी धीरे धीरे राजा वीर सेन की मन की बातें सुन रही थीं। वह मन ही मन कह रहे थे, भले मैं रानी मुक्ति को ज़्यादा पसंद नहीं करता, पर उनका जाना ठीक ना हुआ। वह कैसी भी थीं, पर मैं जानता हूँ वो महाराज से सच्चा प्रेम करती थीं। उनके जाने के बाद तो दोनों महारानियां सिंहासन पे अपने पुत्र को बैठाना चाहेंगी, और उनके पुत्र जो अभी इस लायक परिपक्व है ही नहीं। मैं देख रहा हूँ कैसे महारानियों ने अपने भाई को भी यहाँ बुला लिया है। इन लोग ने जानबूझकर महाराज को अचेत अवस्था में रखा है। रानी मुक्ति को तो पता ही नहीं कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ था। खीर में जहर था ही नहीं, उसमें तो सिर्फ अचेत हो जाने की एक दवा मिलाई गई थी। महाराज बेहोश हैं और सब ने समझा कि महाराज को जहर दिया गया है। मुझे पक्का यकीन है कि राजवैद्य भी महारानियों के साथ मिले हुए हैं।
यह सब सुनकर रानी मुक्ति खुद को रोक नहीं पाई और तेजी से राजा वीरसेन की तरफ भागी, पर तभी अचानक वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब उनकी आंखें खुली तो वो लाल बाग के किले में थीं। बाइसा उन्हें होश में ला रही थी। बाइसा ने रानी मुक्ति से कहा कि इतनी देर समय यात्रा करके उनका वहां रहना ठीक नहीं था। इसके कारण वह बहुत कमज़ोर हो गई थीं। अगर उन्होंने लंबे समय तक समय यात्रा करने का प्रयास किया तो इसमें उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। पर रानी मुक्ति ने जब बाइसा को अपने साथ हुए छल के बारे में बताया तो बाइसा का खून खौल गया और फिर उन्होंने रानी मुक्ति को अपना बदला लेने के लिए एक युक्ति बताई। बाइसा ने रानी मुक्ति से कहा कि अगले ही दिन पुरानी दासियां लाल बाग महल से वापस चली जाएंगी और नई दासियां आएंगी। रानी मुक्ति उन्हीं में से एक दासी का रूप धर के वापस महल जाएंगी और वह किसी भी तरह वहां जाकर महाराज को वह दवा लेने से रोकेंगी जिससे वह अचेत अवस्था में हैं। रानी मुक्ति अपनी जान कल खेल कर भी सब कुछ करने को तैयार थीं, क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में महाराज को बचाना था और साथ ही अपने बच्चों की रक्षा करनी थी। वे कदापि वहां सुरक्षित नहीं थे। अगले दिन जब नई दासियां लालबाग महल में आईं तो रानी ने पुरानी दासी का रूप धर लिया और बग्गी में जाकर बैठ गईं। उनमें से एक दासी को रानी का रूप बनाकर ऊपर कमरे में रखा गया। इस तरह से रानी 3 दिनों के अंदर लाल बाग महल से अपने राजमहल पहुंच गईं। रानी मुक्ति बहुत चतुर थी, साथ ही उन्हें महाराज को बचाने की चिंता भी थी, इसलिए उन्होंने बहुत जल्द खुद को उनकी दासियों में शामिल कर लिया और फिर उन्होंने वह दवा जो महाराज को दी जा रही थी उसे बदलकर उसके स्थान पर बलवर्धक औषधि रख दी। इस प्रकार से कुछ ही दिनों में महाराज को होश आ गया और रानी मुक्ति अब जानती थीं कि महाराज के छोटे भाई राजा वीरसेन उनके दुश्मन नहीं अपितु मित्र हैं। उनके साथ मिलके उन्होंने महाराज को जल्दी स्वस्थ कर दिया। महाराज बहुत जल्दी यह बात जान गए कि रानी मुक्ति ने उन्हें कोई जहर नहीं दिया था, उनके साथ छल हुआ था और छल करने वाले सारे दोषियों को सजा मिली। दोनों महारानियां जिन्होंने मिलकर रानी मुक्ति को लाल बाग महल पहुंचाया था, अब सजा पाने की उनकी बारी थी। दोनों महारानियां दोषी पाई गईं और दोनों को लाल बाग महल में उम्र भर के लिए एकाकी जीवन व्यतीत करने के लिए भेज दिया गया। ये थी मेरी लिखी कहानी नज़रबंद। कहानी अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय फॉर नाउ।